जो इस सीरीज का नाम है वो है आंसर क्राफ्ट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू कोचअप IAS लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एक लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कैसे आप अपने आंसर राइटिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं मेंस की, उसके बारे में कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम लोग कई लेक्चर्स की एक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज जहाँ पे मैं डिस्कशन आप लोगों से करने वाला हूँ वो ये है कि जब आप अपने आंसर्स को लिखते हैं, मेंस के आंसर्स को लिखते हैं यूपीएससी में, तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कोई आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करता होगा। तो अगर आप उन पैरामीटर्स को समझ जाएं कि ये 10 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे मेरी कॉपी इवैल्यूएट होती है, तो उसके बाद आप अपने आंसर्स को उन्हीं 10 पैरामीटर्स के इर्द गिर्द बुनेंगे, राइट। तो वो 10 पैरामीटर्स जानने इंपॉर्टेंट है। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं एक आंसर की प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि कैसे उन पैरामीटर्स पे एक अच्छा आंसर और एक खराब आंसर लिखा गया है। दोनों की एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इस सीरीज का नाम है वो है आंसर क्राफ्ट। तो इस क्राफ्ट सीरीज को आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो पहला पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पे आपकी कॉपी इवैल्यूएट होना स्टार्ट होती है, वो होती है कि क्या आप क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको समझ पाए। जैसे आजकल हम लोग जो QRAW सीरीज चला रहे हैं, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जो इवैल्यूएट करते टाइम मैं देखता हूं आप लोगों के अंदर कि क्वेश्चन की डिमांड को आप लोग पकड़ते ही नहीं है। आपने एक कीवर्ड देख लिया, बस उस कीवर्ड के इर्द गिर्द सारा आंसर आपने फ्रेम कर दिया, जबकि वो कीवर्ड केवल एक कंपोनेंट है। आपको देखना होगा प्रिसाइसली कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है, राइट। क्वेश्चन की डिमांड को समझने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि उसका डायरेक्टिव क्या है, टेल वर्ड क्या है। अब डायरेक्टिव या टेल वर्ड आप देखेंगे, कभी डिस्कस इस्तेमाल होता है, कभी एग्जामिन इस्तेमाल होता है, कभी इवैल्यूएट टर्म इस्तेमाल होता है, कभी क्रिटिकली इवैल्यूएट इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग आपके आंसर का जो फ्रेमवर्क है वो बदल जाता है। अब किस डायरेक्टिव का क्या मीनिंग है, इसको हम लोग सीरीज जो ये चल रही है आंसर क्राफ्ट, उसके लेक्चर 2 में हम लोग करेंगे कि टेल वर्ड्स जो होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है। किस टेल वर्ड में आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मेंशन करने हैं, किस में आपको चैलेंजेस मेंशन करने हैं, किस में आपको वे फॉरवर्ड मेंशन करना है, राइट। किस में आपको कितना पॉजिटिव रह के स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, कितना उसके क्रिटिसिज्म के पार्ट पे जाना है, राइट। तो टेल वर्ड की जो मीनिंग होती है उसको हम लोग लेक्चर 2 में आंसर क्राफ्ट की सीरीज में करेंगे। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है डायरेक्टिव क्या है, राइट। समझ गए आप लोग, डायरेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन में। अब डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे अपने आंसर को। दूसरी चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके किसी एक पार्ट तक खुद को लिमिट नहीं कर देना है। अगर एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं तो आपको उन सारे सब क्वेश्चंस को एड्रेस करना पड़ेगा। और अगर उन कंपोनेंट्स का इंटरलिंकेज दिखाना है तो इंटरलिंकेज दिखाना पड़ेगा। आप आइसोलेशन में एक कंपोनेंट को अलग, दूसरे कंपोनेंट को अलग लिख देंगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा। तो आपको सारे कंपोनेंट्स को एड्रेस करना है और अगर उनके इंटरलिंकेज पूछे जा रहे हैं तो उस इंटरलिंकेज को भी वहां पे दर्शाना है। तो पहली चीज मैंने बताया था डायरेक्टिव, दूसरी चीज मैंने बताया क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को आपको एड्रेस करना है, ठीक। अब तीसरी चीज जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर लिखते टाइम कितना फोकस्ड हैं। फोकस्ड का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप केवल उसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डालें। पेज भरने के लिए मात्र आप कुछ भी ना लिख दें उसमें। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल पूछा ही नहीं गया और आप पूरा एक पेज में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ही लिखते चले जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो चीज पूछी गई है उसी चीज को आप एड्रेस करें। इसके लिए एक तरीका होता है जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा
कि क्वेश्चन का एक कोर पार्ट होता है और एक नॉन कोर पार्ट होता है। जो नॉन कोर पार्ट है वो बेसिकली क्या है, अगर नॉन कोर पार्ट की हम बात करें तो ये नॉन कोर पार्ट या तो पासिंग स्टेटमेंट होता है और या ये पासिंग कीवर्ड होता है। अब आपको अपने पूरे आंसर स्पेस का मात्र 20% स्पेस नॉन कोर पार्ट को देना है। कुछ लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड, उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ा नहीं। तो जो पासिंग स्टेटमेंट या पासिंग कीवर्ड होता है वो उनके टोटल स्पेस का 50% ले लेता है, राइट। तो ये आपको नहीं करना है। तो पहला चीज जो मैंने बताया था, पहला पैरामीटर जिस पे आपकी कॉपी चेक होती है वो क्या है, आपने क्वेश्चन को समझा कि नहीं समझा। और उसमें क्या 3 चीज ध्यान रखनी है आपको। पहला, डायरेक्टिव, टेल वर्ड क्या है। दूसरा, क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको आपको एड्रेस करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको बिल्कुल भी इररिलेवेंट मटेरियल नहीं लिखना है। जो नॉन कोर पार्ट है, पासिंग स्टेटमेंट या पासिंग कीवर्ड है, उसको पूरे स्पेस का 20% से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला पैरामीटर, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरा पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आंसर। आपको आंसर जो लिखना है वो रैंडम कुछ भी नहीं लिख देना है। एक सेट स्ट्रक्चर होता है आपको आंसर लिखने का। वो स्ट्रक्चर क्या है, आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन आप बॉडी में जाएंगे और उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में होगा, राइट। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे करें। तो पहली चीज मैं आपको इसी सीरीज में आगे आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे डिफर होता है। लेकिन इन जनरल आप समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन लिखते टाइम आपको किन 3-4 चीजों का ध्यान में रखना होता है। जैसे इंट्रोडक्शन कभी भी 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा पेज आप इंट्रोडक्शन ही लिखते चले आ रहे हैं, 4 लाइन। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने कुछ तरीके होते हैं। या तो आप उसको फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डेटा जो आपको पता है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ये बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट 22% ऑफ द इंडियंस आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये फैक्ट से स्टार्ट करना हुआ, ठीक है। तो आप डेटा से या तो स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो आप उसको डिफाइन कर दीजिए। एग्जाम्पल पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है कि आपके पास इतने रिसोर्सेस ना होना कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल कर पाएं, ये पॉवर्टी। तो उसको डिफाइन कर दीजिए। दूसरा तरीका ये होता है। और तीसरा और कहीं बेहतर तरीका होता है करंट अफेयर्स से उसको स्टार्ट करना। समसामयिकी में अगर कोई ऐसी न्यूज आई है जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, मान लीजिए नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट जारी करी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करी, तो करंट अफेयर्स से जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो एक और बेहतर तरीका माना जाता है इसको, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में 4-5 चीज़ों आपको ध्यान रखनी है कि या तो आप उसको फैक्ट से स्टार्ट करें, ठीक, या तो आप उसको डिफाइन कर दीजिए, या तो फिर आप करंट अफेयर से स्टार्ट करें, या उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि को आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, राइट। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करेगा। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स का आंसर आप जीएस पेपर 3 में लिख रहे हैं तो प्रिफरेबल है कि आप फैक्ट से स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन में फैक्ट को प्रायोरिटी दें। अगर आप हिस्ट्री का लिख रहे हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, राइट, ठीक है। अगर आप एथिक्स में इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप डेफिनेशन से, सिंपल डेफिनेशन से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। इसको हम लोग आगे इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। ये बात समझ में आई आपको कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इंट्रोडक्शन के बाद अगली चीज क्या है, बॉडी।
देखिए, मैंने देखा है आप लोगों को बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हुए, 7-7, 8-8 लाइन के पैराग्राफ्स और रैंडम पैराग्राफ, कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लिख देते हैं। ऐसा आंसर एक सिस्टमैटिक आंसर नहीं है। जो बॉडी पार्ट है वो प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आर्ग्यूमेंट और उसका एविडेंस थ्रू एग्जाम्पल्स और फैक्ट, राइट। तो हेडिंग होनी चाहिए, उसकी सब हेडिंग होनी चाहिए, उसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, देन आप उसको एग्जाम्पल्स या एविडेंस से सब्सटेंशिएट करते हैं। तो इस प्रकार से एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपके आंसर में, रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बॉडी में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स और उन आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए फैक्ट्स को इस्तेमाल करें। आप बड़े बड़े पैराग्राफ में ना लिखें, ठीक है। उससे होता क्या है, जो इवैल्यूएटर होता है वो परेशान होता है, और अगर आप उसको परेशान करेंगे तो वो आपको परेशान करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बॉडी में आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक कोहेजन स्टेब्लिश करना है, राइट। इसको अभी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब तीसरा पार्ट जहां पे भी आप लोग फंसते हैं वो है कंक्लूजन। कैसे कंक्लूड करें आंसर को। तो समझिए, पहली बात तो कंक्लूजन जो है वो 4 से 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन लिखना एक आर्ट है। हो सकता है आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम चैलेंजेस को आपने अपनी बॉडी में लिखा हो, वे फॉरवर्ड को भी आपने बॉडी में लिखा है। कंक्लूजन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक, जो चैलेंजेस आपने लिखे हैं उन चैलेंजेस का क्रक्स 2 लाइन में आपने चैलेंजेस का क्रक्स लिख दिया। अगली 2 लाइन में जो आपने वे फॉरवर्ड लिखा है उसका क्रक्स लिख दिया, और फिर अगली 1 से 2 लाइन में आप बताएंगे कि अगर ये बताए गए कदमों को आप उठाते हैं तो इससे फ्यूचर में ये पॉजिटिव अचीव होगा। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी की ही बात कर लें तो अगर आप लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं तो फ्यूचर में, फ्यूचर माने 2030 तक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 नो पॉवर्टी को अचीव कर लेंगे, राइट। तो जो आपका कंक्लूजन होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। 1 से 2 लाइन में चैलेंजेस का क्रक्स और उसमें अच्छी फ्रेजेस यूज होनी चाहिए, फिर 1 से 2 लाइन में उसका सल्यूशन फ्रेजेस यूज करके, और फिर अगर ये सल्यूशन हम देंगे तो फ्यूचर में क्या पॉजिटिव हम अचीव करेंगे, राइट। तो बॉडी किससे बनेगी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है आंसर लिखने का। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे मैंने बताया आपको किस किस तरीके से कर सकते हैं इसको। बॉडी में कैसे हेडिंग सब हेडिंग्स में सिस्टमेटिकली अरेंज होना चाहिए, और फिर कंक्लूजन लिखते समय आपको चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड और फ्यूचर में ऑप्टिमिज्म की टोन रखते हुए आपको कंक्लूड करना है, राइट। तो ये है आपका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एक आंसर का। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब तो दूसरा पैरामीटर ये हो गया। पहला पैरामीटर क्या था, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, दूसरा उसका स्ट्रक्चर। तीसरा पार्ट, आपके आंसर में डेप्थ कितनी है। जब बात आती है डेप्थ की तो इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए, आंसर को आप शैलो तरीके से भी लिख सकते हैं। शैलो तरीके से लिखने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया, उसको आपने किसी भी एविडेंस से बैक नहीं किया, तो ये शैलो आंसर है, ठीक। कोई डेप्थ नहीं दिख रही है आपके आंसर में, ठीक। तो देखिए, जब बात आती है डेप्थ की और सब्सटेंस की, ठीक, तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना होगा। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। समझिए इस चीज को। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं या जो की टर्म्स क्वेश्चन में मेंशन है, क्या आपने उनको क्लियरली डिफाइन किया, ठीक है। यह दिखाता है कि कंसेप्चुअली आप क्लियर हैं कि नहीं हैं। क्या आपने की टर्म्स को डिफाइन किया,
क्या आपने उस क्वेश्चन में जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ रहे हैं आप? ठीक है, जैसे अगर पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी का अगर क्वेश्चन है तो ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल है। अगर हम किसी डिजास्टर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सी लेवल राइज हो रहा है, उसके कारण एक आपदा की स्थिति बन रही है, तो उसमें अगेन ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल है। तो जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल होता है, क्या आप उसको समझ रहे हैं और क्या आप अपने आंसर में आपकी वो समझ रिफ्लेक्ट हो रही है? ठीक है, ये चेक होता है। समझ गए बात? तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है आपको कि नहीं है। दूसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका आंसर सारी डायमेंशंस को कवर करते हुए होना चाहिए। आप एक साइड झुके नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सी लेवल का जो राइज है, जो सागर की सतह का लगातार उभार है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्राइमा फेसी जहां पे आपका दिमाग जाता है, वो दिमाग जाता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जाता है कि नहीं? अब आपने इंपैक्ट पूछा था, उसने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट नहीं पूछा था, आपने क्या कर दिया, ज्यादातर आंसर में आपने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट लिख दिया। जबकि सी लेवल राइज का आपको जो प्राथमिक दृष्टि से भले ही दिखता हो कि पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी पड़ेगा, उसका सोशल इंपैक्ट भी पड़ेगा, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ेगा, उसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। राइट? समझ रहे हैं आप बात को? अब ये आप कैसे करेंगे इसको समझिए। तो इसके लिए मैं इसी आंसर क्राफ्ट सीरीज में एक लेक्चर लेके आऊंगा जहां पे आपको इंटरलिंकेजेस में सिखाऊंगा कि एक टॉपिक है, उस एक टॉपिक को जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 4 तक कितने टॉपिक्स के साथ लिंक किया जा सकता है, जिससे जैसे ही आपको वो टॉपिक दिखे आपको पता हो कि ये 10 चीजें हैं जहां पे हम इसको लिंक करके अलग अलग डायमेंशंस बना सकते हैं। क्लियर है बात? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, वो यूनि डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर एक चीज और जो आपको ध्यान देनी है जब डेप्थ की हम बात कर रहे हैं, कि आपको स्टैटिक पार्ट को डायनेमिक पार्ट से लिंक करना होगा। एग्जाम्पल, सी लेवल राइज हो रहा है, ये एक स्टैटिक पार्ट है, ये अब बिल्कुल मान्य है, हमने कई एविडेंसेस में, कई रिपोर्ट्स में इसको देख लिया। लेकिन क्या आप इसको लेटेस्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट से लिंक कर रहे हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज? क्या उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि सी लेवल राइज इतना हो गया है और 2100 तक इतना हो जाएगा, क्या आपने उसको कहीं मेंशन किया? उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको अगर आपको अपने आंसर में डेप्थ लानी है। तो स्टैटिक पार्ट को करंट पार्ट से क्या करना पड़ेगा? आपको लिंक करना पड़ेगा। क्लियर है बात? इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके आंसर में वो डेप्थ दिखेगी, अदरवाइज आपका आंसर शैलो रहेगा। क्लियर है बात? तो डेप्थ की बात में क्या क्या हुआ? की टर्म पकड़ना है आपको, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स पकड़ने हैं आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है, फिर आपको करंट अफेयर्स को भी इंटीग्रेट करना है अपने स्टैटिक पार्ट से। यहां तक क्लियर? फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द कंटेंट। कई बार मैं देखता हूं कि आप लोग जब आपसे सुझाव मांगे जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आप पहला सुझाव लिख देते हैं अवेयरनेस जनरेशन, जागरूकता। अब जैसे ही आपने पहला पॉइंट जो है वो जागरूकता लिखा, इवैल्यूएटर जान जाता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आप केवल पेज भर रहे हैं वहां पे। तो जो आपके पास पॉइंट्स हैं, मान लीजिए 5-6 पॉइंट्स हैं, तो उनकी कोई प्रायोरिटी है कि नहीं, कि पॉइंट 1 क्या होगा, पॉइंट 2 क्या होगा, पॉइंट 3 क्या होगा, ऊपर कौन से पॉइंट्स लिखेंगे, नीचे कौन से पॉइंट्स लिखेंगे। तो आपको कंटेंट को प्रायोरिटाइज करना होगा। समझ में आ रही बात? जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है उसको सबसे ऊपर, और जेनेरिक स्टेटमेंट्स को आपको नहीं लिखना है। जेनेरिक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अवेयरनेस जनरेशन करें, ये क्या है भाई? व्हाट नहीं लिखना है आपको, केवल
हाउ, कैसे करें ये बताओ, ठीक है बात। तब आपके आंसर में डेप्थ आएगी। अगर आप केवल ऐसे शैलो स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है सिवाय कि आप पेज भर रहे हैं। तो जेनेरिक चीजें नहीं लिखनी है आपको। समझ में आ रही बात। तीसरा, कुछ यूनिक पॉइंट्स दीजिए जो आपको भीड़ से अलग करे। अब वो यूनिक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आप कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, क्लाइमेट जस्टिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके की फ्रेजेस यूज करिए। अच्छा डेटा उसका इस्तेमाल करिए जो आपके आंसर को थोड़ा यूनिक बनाएगा। ठीक। अगली चीज, यूज ऑफ डेटा एंड एग्जाम्पल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, जब डेटा और एग्जाम्पल्स का यूज कर रहे हैं आप, तो कुछ भी रैंडम डेटा और एग्जाम्पल्स नहीं डाल देने हैं। वो डेटा क्रेडिबल सोर्सेस से होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, राजनीति के अपराधीकरण की बात कर रहे हैं, और आपने कहा राजनीति का अपराधीकरण बहुत बढ़ रहा है, तो आपको वहां पे एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर की रिपोर्ट डालनी होगी जो कहेगा फला फला लोकसभा में 43% एमपी ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है। तो जो रेप्यूटेड इंडिसेस हैं, जो रेप्यूटेड रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट हुई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हुई, ठीक है, गवर्नमेंट बजट में कुछ कहा गया, उनको आपको कोट करना है अपने आंसर को और बेहतर बनाने के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही? तो तीसरी चीज क्या हुई बेटा? डेप्थ। पहला क्या था? अंडरस्टैंडिंग। दूसरा क्या था? स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है? डेप्थ। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे चले। चौथा पैरामीटर जो आपको ध्यान में रखना है, और जहां पे अभी थोड़ी बात हुई भी हमारी, कि फैक्ट्स का इस्तेमाल करना है आपको। आपका कंटेंट जो आप आंसर्स में लिख रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको एविडेंस से बैक करने के लिए आपके पास डेटा होना जरूरी है। क्लियर है बात? जैसे पूछा गया, मान लीजिए कि एलपीजी एरा के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद इनइक्वालिटी के बारे में आपके विचार क्या हैं? असमानता। तो आपको जब तक ये नहीं पता कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है, लेटेस्ट जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, कि मात्र इतने प्रतिशत लोगों के पास इतनी संपत्ति का कंसंट्रेशन है, तब तक आप अपने आर्ग्यूमेंट को कैसे बता पाएंगे, सब्सटेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि इनइक्वालिटी बढ़ी है? आपके कहने से तो नहीं मान लिया जाएगा, आपको डेटा देना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास डेटा होना चाहिए। अब इसी आंसर क्राफ्ट सीरीज में मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक डेटा बुक बनानी है। समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। डेटा तो बहुत सारा है, क्या इतना सारा डेटा हम एक जगह पे इकट्ठा करके अपने दिमाग में रख सकते हैं, रिकॉल और रिटेन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा हमको डेटा में। हम सारा डेटा, हम एआई नहीं है जो सारा डेटा हमको हर समय याद हो, हमको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर सॉइल डिग्रेडेशन का 15 डेटा है तो हमको केवल 2 से 3 डेटा याद रखना है, क्योंकि 15 हम याद ही नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अगर सी लेवल राइज का 15 डेटा है तो 2 से 3 डेटा आप याद रखिए, और उसका एक डेटा बुक बना लीजिए, फैक्ट बुक बना लीजिए। कोचअप आईए से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा भी आपको कि कैसे आपको डेटा को आपको न्यूज़पेपर से और भी सोर्सेज से लेना है। ठीक, तो डेटा होना चाहिए, क्रेडिबल डेटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो चौथी चीज आपके आंसर में इंपॉर्टेंट जो है वो है कि कितना आपने फैक्ट्स को इस्तेमाल किया है। पांचवी चीज, आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज होने चाहिए। देखिए, नॉलेज एक यूनिट है। समस्या यूपीएससी के साथ यह है कि 12 घंटे आपको एक साथ बिठा के 4 पेपर वो सॉल्व नहीं करा सकती, क्योंकि वो फिजिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं दिखता है कि 12 घंटे आप लगातार दिख रहे हैं। इसीलिए उसने क्या किया, उसको GS1, GS2, GS3, GS4 में कैटेगराइज कर दिया। अदरवाइज वो सब इंटरलिंक्ड है।
अगर आपसे क्वेश्चन सी लेवल राइज का पूछा जा रहा है तो मात्र जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है, वो इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, वो इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड है, वो सोशल जस्टिस से भी रिलेटेड है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं तो वो अप्रोच रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप एक ही मुद्दे को अलग 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 आयामों से सोचने की क्षमता रखते हैं। मल्टी डायमेंशनल आपका आंसर होना चाहिए। समझ में आई बात? अगली और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैं देखता हूं कई बार आप लोग यहां पे फंसते हैं कि आपके आंसर में क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट मिसिंग रहता है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट मिसिंग रहता है। जैसे आप सुझाव दे रहे हैं किसी चीज का तो आप बताएंगे ये करिए। एग्जाम्पल, क्वेश्चन है मान लीजिए पीडीएस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, तो आप बोलेंगे वे फॉरवर्ड में लिखेंगे करप्शन को कम करें, भ्रष्टाचार को कम करें। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है भाई? तो सबको पता है ना कि भ्रष्टाचार को कम करें। तो ये नहीं दिखा रहा कि आपके आंसर में कोई क्रिटिकल थिंकिंग है। तो केवल व्हाट पे फोकस ना करें, कैसे कम करें करप्शन को, उसके लिए हम एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करें, तब आपका आंसर एक सही आंसर माना जाएगा। तो फोकस केवल व्हाट पे नहीं होना चाहिए, केवल व्हाट पे फोकस नहीं होना चाहिए, वाई क्यों करेंगे और हाउ कैसे करेंगे, इन दोनों चीजों पे भी आपका फोकस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? केवल व्हाट नहीं बताना है, क्यों करें, अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, और कैसे करें, क्या मेथड होगा उसमें। ये तीन चीजें आपको एक साथ बतानी है, केवल व्हाट नहीं बताना है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगली चीज देखिए, जैसे हर इंसान साफ सुथरी चीजों को, जो बेहतर प्रेजेंटेबल चीजें हैं उनको पसंद करता है, अपने दैनिक दिनचर्या में भी हम लोग यही करते हैं, होता है कि नहीं? तो ऐसे आपको क्यों नहीं लगता जब आपका इवैल्यूएटर कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसको भी इस चीज की आवश्यकता होगी कि एक साफ सुथरा आंसर उसको देखने को मिल जाए, इसमें कुछ थोड़ा इनोवेटिव पार्ट हो, कुछ अच्छे डायग्राम्स हो, कुछ फ्लो चार्ट्स हो। देखने में सुंदर लगने वाली हर चीज प्राइमा फेसी इंसान को सुंदर ही लगती है, उसको देखना चाहता है, मानव प्रकृति है। तो अगर ज्योग्राफी का आंसर पूछा गया है तो आपको मैप बनाना पड़ेगा, आपसे लैंडफॉर्म्स पूछे गए हैं तो आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, आईआर का क्वेश्चन है तो आपको मैप बनाना पड़ेगा, सप्लाई चेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको फ्लो में दिखाना पड़ेगा उसको। क्लियर है बात? तो ये पार्ट आपको अपना आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, थ्रू डायग्राम्स, थ्रू सर्टेन इनोवेटिव मेथड्स सच एज फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप, राइट? क्लियर है? आपको स्पेसिंग का ढंग से यूज करना है। फुल स्टॉप लगाया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि आप नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए, उसी में आगे बढ़ते चले गए। फुल स्टॉप लगाया तो एक लाइन का गैप छोड़ दो, जिससे इवैल्यूएटर को भी लगे कि हाँ अब ये यहाँ चीज ने कंक्लूड कर दिया, अब नेक्स्ट चीज पे शिफ्ट करना है। ठीक है? तो प्रॉपर स्पेसिंग हो, प्रॉपर उसका ब्रेकअप हो, प्रॉपर माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स हो, डायग्राम्स हो, जिससे कि वो आंसर प्रेजेंटेबल लगे। अगली चीज लैंग्वेज। तो कई बार हम भावनाओं में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईआर में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, और पूछा गया क्रिटिकली इवैल्यूएट द नेहरू एंड फॉरेन पॉलिसी, नेहरू की विदेश नीति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब उसमें बताने लगे नेहरू बहुत खराब व्यक्ति थे, ऐसा है वैसा है, इनके कारण चाइना से हमको युद्ध हारना पड़ा। ऐसे नहीं होता ना। आप क्या दिखा रहा है, ये इमोशनल है। आप अपने आर्ग्यूमेंट को ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में प्रस्तुत करिए। ठीक है? काम कैलकुलेटेड दिखने चाहिए आप अपने आंसर्स में। आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज एग्रेसिव नहीं हो सकती, इमोशनल नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वो लॉजिकल होनी चाहिए।
एक ब्यूरोक्रेट के एप्टीट्यूड की ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लॉजिकल होना और ऑब्जेक्टिव होना। तो आप इमोशनल नहीं हो सकते, आप एग्रेसिव नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ठीक। जेनेरिक लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा हम नहीं लिख सकते आप अपनी कॉपी में, बोलचाल की भाषा नहीं लिख सकते। आपको बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है, क्लियर लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज पे और ध्यान देनी होता है, वो है ग्रामर। आप लोग कई बार बहुत सिली स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक है, एक दो कहीं हो जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार हर दूसरी लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखेंगी तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में सफ़र करते हैं। और जब आप एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो जब आप एप्लीकेशंस लिखेंगे, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, तो आप समस्या में आएंगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है बात। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको लंबे पैराग्राफ्स और एब्रप्ट एंडिंग वाले सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। बहुत लंबा पैराग्राफ लिख दिया, 10 लाइन का, 12 लाइन का, ऐसा आपको नहीं करना है। और बस वे फॉरवर्ड में लिखा अवेयरनेस जनरेशन, ये क्या है? एब्रप्ट एंडेड आपका लाइन है, रन ऑफ सेंटेंस दिखा रहा है, रन ऑन सेंटेंस दिखा रहा है, बहुत हड़बड़ी है आपको आगे बढ़े, आप उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे। तो कम से कम 1.5 से 2 लाइन का पॉइंट आपका होना चाहिए, 10 लाइन का भी पॉइंट आपको नहीं लिखना है, और आधा लाइन का भी पॉइंट आपको नहीं लिखना है। क्लियर है बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि क्या करना है, जो चैलेंजेस बताए हैं आपने उसको समराइज करिए, फिर जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनको समराइज करिए, यहां पे फ्रेजेस का इस्तेमाल करिए, और बताइए कि अगर ये सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं तो फ्यूचर में क्या पॉजिटिव होगा। तो ये 3 चीजें होती हैं जो आपको कंक्लूजन में ध्यान रखनी होती है, ठीक है। क्रक्स ऑफ चैलेंजेस, क्रक्स ऑफ सॉल्यूशंस, एंड सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो फ्यूचर में क्या पॉजिटिव उससे होगा। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन के थ्रू हमने जो इतनी बातें की, ये बातें आप रिलेट कर पाए, इसलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाउ आर द क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग the very existence of many island countries, nations. Discuss with examples. अब ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर जो मैंने 10 पैरामीटर्स आपको बताए हैं, वो 10 पैरामीटर्स आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि मुझे मेरा आंसर्स इन 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे ही लिखना है। तो सबसे पहला क्या था, याद करिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। टेल वर्ड क्या है? डिस्कस। क्या पार्ट्स हैं, क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं क्वेश्चन के? तो देखिए क्या है, वो बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज आइलैंड नेशंस के एग्जिस्टेंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो 3 इसके कीवर्ड्स हैं, एक है क्लाइमेट चेंज, एक है सी लेवल राइज, और ये दोनों पासिंग कीवर्ड्स हैं। मेन कीवर्ड क्या है? आइलैंड नेशंस पे पड़ने वाला इफेक्ट। 3 कीवर्ड्स, 2 पासिंग कीवर्ड्स और 1 की। तो पासिंग कीवर्ड को जैसे मैंने बताया था, क्या करना है आपको? नॉन कोर पार्ट है, 20% अपने स्पेस का मात्र इसको देना है, क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज को। मोस्ट ऑफ द जो आपका कंटेंट रहेगा, वो कंटेंट किस में रहेगा? जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं किस पे? इफेक्ट्स ऑन आइलैंड कंट्रीज।
ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं यहां पे। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? एक आंसर वो है जिसमें हम उन 10 पैरामीटर्स की जो डिमांड थी उसको एड्रेस कर रहे हैं, और एक आंसर ऐसा है जो कि सब स्टैंडर्ड है जहां पे हम उस तरीके से नहीं कर रहे। समझो, देखो पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन। तो एक अच्छे इंट्रोडक्शन में क्या होगा, मैंने बताया था अच्छा इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। उसमें आप फैक्ट दीजिए, आप कुछ कॉन्टेक्स्ट बताइए, कोई करंट अफेयर से रिलेटेड चीज हो वो बताइए। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन को कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इसने क्या किया, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड सी लेवल राइज इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट थ्रेट्स टू द स्मॉल डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, फिर देखिए अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट 2021 ग्लोबल सी लेवल्स may rise by 0.3 to 1.0 meter by 2100, threatening the very existence of low-lying islands. अब ये क्या दिखा रहा है, देखो ये रिपोर्ट है आईपीसीसी, ये फैक्ट है, और फैक्ट रिलेवेंट है कि नहीं? अच्छा तरीका है। अब दूसरी तरफ आप देखो, ये इंट्रोडक्शन पढ़ो, climate change is a very big problem in the world. It is causing sea level rise. This is dangerous for island nations. If the sea levels keeps rising, the islands will get covered with water. People will have to leave. This affect their lives and jobs. बहुत जेनेरिक बोलचाल की भाषा, कोई फैक्ट नहीं, जो मन में आ रहा है वो लिखते जा रहे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझ होनी चाहिए कि आपको 3 से 4 लाइन में फैक्ट्स का इस्तेमाल करके, रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके, डेफिनेशंस का इस्तेमाल करके, करंट अफेयर्स का इस्तेमाल करके, कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके एक बढ़िया इंट्रोडक्शन लिखना है। कहा जाता है कि आपको पहला इंप्रेशन देने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। पहला इंप्रेशन देने का केवल एक ही मौका मिलता है, और वो आपके ऊपर है कि आप पहला इंप्रेशन कैसा देते हैं। आप समझिए, जैसा आप पहली बार दिख गए, आप जो सामने वाला है उसकी नज़रों में आपका जो चरित्र है वो उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, बहुत बदलता नहीं। तो अगर अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, अच्छा परिचय दिया है, तो वो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है बात? तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन ये देखिए ये होता है। अब दूसरा पार्ट इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी में एंटर करेंगे। बॉडी में वो इंपैक्ट पूछ रहा था, राइट? तो इंपैक्ट को देते टाइम स्ट्रक्चर देखिए क्या है, क्या मैंने बताया था, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आर्ग्यूमेंट, एग्जांपल्स, ये था। और बॉडी मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, एक्यूरेट फैक्ट्स का इस्तेमाल होना चाहिए, डायनेमिक और स्टैटिक पार्ट इंटरलिंक्ड होना चाहिए। ये बताया था कि नहीं? देखो अब एक अच्छे आंसर में देखो, इसने क्या किया, पहली हेडिंग डाली। हेडिंग क्या है? सबमर्जेंस ऑफ लैंड। हेडिंग सबमर्जेंस ऑफ लैंड। फिर देखो क्या दिया, आर्ग्यूमेंट ये दिया, आगे एक्सप्लेन। मालदीव 80% लेस देन 1 मीटर अबव द सी लेवल। किरिबाटी तुवालू फेसेस पार्शियल और टोटल सबमर्जन। ऊपर बताया कि लैंड का सबमर्जेंस होगा अगर सी लेवल राइज किया गया। नीचे क्या किया, 3 एग्जांपल्स बताए इसने। एक एग्जांपल दिया इसने मालदीव का, दूसरा दिया इसने किरिबाटी, और किरिबाटी तुवालू ये दोनों करंट के एग्जांपल्स हैं। स्टैटिक पार्ट को डायनेमिक पार्ट से लिंक किया, फैक्ट दिया कि 80% एक मीटर से ऊपर है, तो ये क्या होगा, सब सबमर्ज हो जाएगा। अब दूसरी तरफ इनको देखो, इन्होंने क्या लिखा, Maldives is an island country which may get drowned. Other island, Pacific islands also face the same issue. Sea level rise also affect the tourism because people will not come into the beaches, get destroyed. क्या है ये? आप देख रहे हैं, आप खुद को समझिए कि आप लोग क्या करते हैं। एक ये तरीका है इंपैक्ट लिखने का, एक ये तरीका है प्रॉपर हेडिंग, फैक्ट्स। फिर देखिए पहला क्या इसने बताया, थोड़ा
सबमर्जेंस, लैंड जो है पूरा का पूरा सबमर्ज हो सकता है। दूसरी चीज फ्रेश वाटर क्राइसिस, हेडिंग फ्रेश वाटर क्राइसिस। एक्सप्लेन किया सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इनटू द एक्विफर्स contaminates the drinking water to volus ग्राउंड वाटर नियरली अनयूजेबल। देखो तुरंत एग्जांपल दिया, हेडिंग एक्सप्लेन किया, उसको एग्जांपल दिया। फिर देखो हेडिंग इरोजन एंड हैबिटेट लॉस, फ्लड एंड लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेटलेसनेस, जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस। देखो आप इस चीज को, इंपैक्ट को समझो, कैसे ये इंपैक्ट हो रहा है। ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आपको दिख रहा है, लैंड सबमर्ज हो जाएगा। फ्रेश वाटर क्राइसिस, पानी ना हो तो क्या होगा, एक सोशल इशू है कि नहीं है। देन इरोजन एंड हैबिटेट लॉस, अगेन इन्वायरमेंटल है कि नहीं, कि बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही, हैबिटेट लॉस हो रही। फूड एंड लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक पार्ट है कि नहीं, लाइवलीहुड इकोनॉमिक। डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेटलेसनेस, ये पॉलिटिकल पार्ट है कि नहीं। और देन जियोपॉलिटिकल। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी डायमेंशन आ गई, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल। यह है मल्टी डायमेंशनल, और यह है फैक्ट्स का तरीके से इस्तेमाल। तो जब आप बॉडी लिख रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखिए। स्ट्रक्चर मीन्स हेडिंग, सब हेडिंग, आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल। मल्टी डायमेंशनल हो, डेप्थ दिखाता हो आपके आंसर में, क्रिटिकल थिंकिंग दिखाता हो आपके आंसर में, राइट। समझ में आ रही बात। दूसरी तरफ उधर का आंसर आप देख रहे हैं, सब स्टैंडर्ड आंसर, कुछ भी लिखता जा रहा है वो व्यक्ति। फिर देखिए कंक्लूजन, देखिए मैंने क्या बोला था, चैलेंज सॉल्यूशन फ्यूचर में क्या पॉजिटिव होगा। चैलेंज क्या है, सी लेवल राइज इज नॉट ओनली एन इन्वायरमेंटल इश्यू बट ऑल्सो ए ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी चैलेंज। ऊपर जितने भी चैलेंजेस लिखे उसको 2 लाइन में, 1-1.5 लाइन में इसने खत्म कर दिया, चैलेंज बता दिया। सॉल्यूशन, ए कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पॉन्स अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड रीजनल कोऑपरेशन आर वाइटल टू सिक्योर द फ्यूचर। ये सॉल्यूशन बताया कि ग्लोबल रिस्पॉन्स जाए, एक कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पॉन्स जाना चाहिए। अगर कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पॉन्स जाएगा तो फ्यूचर में ये पॉजिटिव होगा। अब दूसरी तरफ कंक्लूजन देखिए, क्लाइमेट चेंज इज हार्मफुल एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टॉप इट। आप बताइए, आप इवैल्यूएटर होंगे तो किसको नंबर्स देंगे। तो अगर आपको वो आंसर पसंद नहीं आ रहा है तो इवैल्यूएटर को भी नहीं पसंद आएगा आंसर। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने बताया है, एक तरफ जो परफेक्ट, क्लोज टू परफेक्ट आंसर है, एक तरफ सब स्टैंडर्ड आंसर है। तो पहला इसका जो डायमेंशन है जहां पे हम इसको वेट करेंगे वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या था याद करिए, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन उसका क्या था, आईपीसीसी की रिपोर्ट दे रहा है, ये कोई रिपोर्ट दे रहा है क्या, कुछ भी कि बहुत अच्छा है, टूरिस्ट नहीं आएंगे, बीचेस खराब हो जाएंगे, जेनेरिक कुछ भी लिखता जा रहा है। बॉडी, हेडिंग्स, इंपैक्ट हेडिंग है, उसके भीतर सबमर्जेंस हो जाएगा, फूड एंड लाइवलीहुड लॉस हो जाएगा, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो जाएगा। सब हेडिंग्स है कि नहीं। तो देखो क्या दिख रहा है, थेमेटिक सब हेडिंग्स और एक फ्लो है, एक लॉजिकल फ्लो है इस आंसर। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स, और यहां पे कुछ भी रैंडम चला रहा है। ठीक, तो स्ट्रक्चर में आपको फ्लो रखना है, बैलेंस, बॉडी में बैलेंस, सारी डायमेंशंस होनी चाहिए कि नहीं। इसने सारी डायमेंशंस दिखी,
और सबको लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए आगे निकला। अदरवाइज आप स्क्यूड हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल लिखते 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 खत्म कर दिया, पता लगा स्पेस ही खत्म हो गया। अगर आप चाह भी रहे तो आप नहीं लिख पाएंगे उसके बाद। तो आपको मल्टी डायमेंशनल रहते हुए बैलेंस करना है अपनी चीजों को, राइट, बॉडी में। फिर कंक्लूजन देखिए, पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग था कि नहीं? ठीक, पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो हमेशा कंक्लूजन ऐसा ही होना चाहिए। डेप्थ की बात करो, डेप्थ की बात करो तो डेप्थ में देखो कंसेप्चुअल क्लियरिटी दिखती है, क्योंकि जो कीवर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन किया है इसने। वहां पे ऐसा कुछ नहीं दिखता, कोई डेटा नहीं है, कोई अंडरलाइंग प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली वो क्या कर रहा है, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स है, जैसे ह्यूमन राइट्स, सी लेवल राइज करेगा, फ्लड, फूड एंड लाइवलीहुड लॉस होगा, फ्रेश वाटर का इश्यू होगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं उसको ये उभार के यहाँ पे रख रहा है। बैलेंस्ड था, डिफरेंट डायमेंशंस को लिंक किया गया, करंट को स्टैटिक से लिंक किया गया जब आईपीसीसी की रिपोर्ट बताई गई, ठीक है। फैक्ट्स की बात करो तो मालदीव का 80% वाला जो फैक्ट दिया गया, और कोई भी फैक्ट इधर उधर का नहीं, सब फैक्ट्स आइलैंड पे पड़ने वाले इफेक्ट से ही रिलेटेड है। कोई रैंडम फैक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया, सारा रिलेवेंट फैक्ट है। और फैक्ट कहां से? आईपीसीसी की रिपोर्ट से उठाया गया। क्रेडिबल सोर्स है कि नहीं? तो क्रेडिबल, रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर मल्टी डायमेंशनल मैं बता ही चुका हूं, इन्वायरमेंटल डायमेंशन भी है, सोशल डायमेंशन भी है, इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, सिक्योरिटी डायमेंशन भी, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो मल्टी डायमेंशनल है आपका आंसर ये। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग मैंने क्या बताया था? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपका फोकस सिर्फ व्हाट पे नहीं होना चाहिए, व्हाई एंड हाउ पे होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखो, इस आंसर को देखो, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको दिखाएगा कि व्हाई एंड हाउ इंपैक्ट केवल इतना नहीं है कि हैबिटेट लॉस हो जाएगा, ये तो व्हाट बता दिया आपने। हाउ कैसे हो जाएगा? हैबिटेट लॉस ऐसे हो जाएगा कि कोरल ब्लीचिंग होगी, पूरा कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारी बायोडाइवर्सिटी वहां की खत्म हो जाएगी। ये है हाउ। तो आपका फोकस व्हाट के साथ साथ हाउ पे भी होना चाहिए, ठीक है। ये दिखा रहा है कि आपके आंसर में क्रिटिकल थिंकिंग है। इनोवेशन, अब देखिए इसमें इनोवेशन था, नहीं था इनोवेशन? एक भी डायग्राम आपको मिला? मिला क्या? अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो आप उसको दिखा सकते थे, ठीक है। दिखा सकते थे कि नहीं दिखा सकते? सी लेवल राइज आप दिखा सकते थे आराम से। अब इसी में एक नीचे और डायग्राम बनाते, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और आज की स्थिति दिखा देते। जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है इसको कोट करते हुए सी लेवल ये यहाँ पे है, अगला जो है यहाँ पे दिखा देते, बात खत्म। एक अच्छा डायग्राम बन जाता आपका, इनोवेटिव हो जाता था, ठीक। क्लियर है बात? इनोवेशन या वैल्यू एडिशन के लिए आप कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसमें कोट एक इस्तेमाल किया गया था कि आपका कोट था, मालदीव ने बोला वी आर सिंकिंग बट वी आर फाइटिंग। इसने एक कोट इस्तेमाल किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15। हम सिंक कर रहे हैं लेकिन हम इससे लड़ रहे हैं, ये कोट है। अब आप बताइए कि ये आपके आंसर को अलग करेगा कि नहीं करेगा, यूनिक करेगा कि नहीं करेगा?
होगा ऐसा? तो कोट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नीटनेस थी। लैंग्वेज देखे, यहाँ पे हमेशा फॉर्मल टोन मेंटेन की गई, प्रॉपर ग्रामर में कोई मिस्टेक्स नहीं है, फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इन चीजों का यूज करते हुए आप इसको कर सकते हैं। कंक्लूजन, समराइज किया गया था कोर प्रॉब्लम को, ठीक, फॉरवर्ड लुकिंग था और ग्लोबल कोऑपरेशन की बात, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को बताया गया, सॉल्यूशन को बताया गया और उससे क्या फ्यूचर में पॉजिटिव होगा ये बताया गया, ठीक। वहां पे ऐसा नहीं किया गया। तो आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद या लाइव आप लोग जो कर रहे हैं, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि इवैल्यूएटर आपके आंसर्स को लगभग इन 10 पैरामीटर्स पे बेस करके आपको मार्क्स देता है। इंट्रोडक्शन कैसा है, बॉडी कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, इंट्रोडक्शन क्रिस्प है कि नहीं है, इंट्रोडक्शन में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है कि नहीं दी गई है, कॉन्टेक्स्ट बताया गया है कि नहीं बताया गया है, बॉडी प्रॉपरली अरेंज है कि नहीं है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू है कि नहीं है, ठीक, स्टैटिक पार्ट को डायनेमिक पार्ट से लिंक किया गया है कि नहीं किया गया है, मल्टी डायमेंशनलिटी का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, क्लियर, फैक्ट्स क्रेडिबल, रिलेवेंट और टू द पॉइंट फैक्ट्स दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, ठीक, लैंग्वेज आपकी फॉर्मल है कि नहीं है, ग्रामर की कोई एरर तो आपने नहीं की है, आपने कुछ इनोवेटिव पार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, कोड का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, कंक्लूजन में आपका जो चैलेंजेस और सॉल्यूशंस हैं उनका फ्रेज का इस्तेमाल करके समराइज करके फ्यूचर में क्या पॉजिटिव होगा वो आपने किया है कि नहीं किया। अगर इन चीज़ों का आप अपने आंसर में ध्यान ख्याल रखेंगे तो मैं निश्चित तौर पे इस चीज़ को बोल सकता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आज के इस लेक्चर में जिन चीज़ों पे हमने बात की, इनको हम कैसे और बेहतर इंप्लीमेंट कर पाएं, जैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखें, जैसे इंटरलिंकेज कैसे करें, जैसे फैक्ट्स का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कोट्स का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, फ्रेजेस का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इन्हीं सब पे हम लोग इसी आंसर क्राफ्ट सीरीज में हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक को उठाते जाएंगे और करते जाएंगे। मेरी आशा है कि अगर आप लोग इसको करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए आज ही इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आप लोगों के साथ आएंगे आंसर क्राफ्ट सीरीज में। धन्यवाद।